हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। ब्रह्मास्त्र बैच जो कि सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए लॉन्च किया गया है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक और इंट्रोडक्टरी सेशन होने वाला है हमारा, जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा पीवाईक्यू एनालिसिस की किस तरीके से क्वेश्चंस जो है हर यूनिट की तो बात करो, फिलहाल अभी हम लोग माइक्रो की अगर बात कर रहे हैं तो माइक्रो से हर साल कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जो सिलेबस तुम देख पा रहे हो, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज मैं फर्स्ट टॉपिक कवर करूंगा जो कि है हमारा डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऑथर के क्या व्यू रहे, ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज और बिजनेस डिसीजन, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस करके वाइंड अप करेंगे इसको। अगर तुम इंटरेस्टेड हो सीयूईटी पीजी के बैच में तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है ब्रह्मास्त्र बैच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ऐप बैच को डिजाइन किया गया है। एक बार मैं तुम्हें बैच को दिखा दे रहा हूं यहाँ पे कि क्या क्या फैसिलिटीज तुम्हें मिलने वाली हैं इस बैच में। तो यहाँ पे क्लियरली तुम देख पा रहे होगे, तुम्हें 3 एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। सबके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो में बता रखा है कि हर टीचर की क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या पढ़ाने का तरीका है। बहुत ही बेहतरीन बैच डिजाइन किया गया है, और अभी ऑफर प्राइस में ये बैच अवेलेबल है। उसके बाद ये प्राइस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। तो जाओ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो और इस बैच को फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि अब क्लासेस यहाँ पे रेगुलर पोस्ट होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पे, सिलेबस पे। अगर यहाँ पे तुम सिलेबस देख पा रहे होगे तो सिलेबस को अलग अलग 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको 4 अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे देख पा रहे होगे। पहले में तो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, यूटिलिटीज का व्यू, माइक्रो वर्सेस मैक्रो, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद देखोगे तो यूटिलिटी में यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। वो सब प्रोडक्शन में भी हम लोग देखेंगे। फिर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमें देखना है, इन डिफरेंस कर्व का एप्लीकेशन, साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं अगर तुम्हें बताऊं हर साल एक न्यूमेरिकल इससे बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में। फिर इसी के अंदर हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना है, और लास्ट यूनिट जो हमारा होने वाला है यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर बहुत सारे तुम्हें कंसेप्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रेंट थ्योरी, वेजेस थ्योरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट थ्योरी। तो ये सब चीज हमें इस सब्जेक्ट के अंदर देखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखना है। ठीक है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस को। अब हम लोग मूव करेंगे, एक मिनट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीवाईक्यू एनालिसिस को, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हर साल यहाँ पे बन रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने 25 का एक कॉलम बनाया, 2024 का, 23 का, 22 का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैंने कोशिश किया है 4 साल के जो टॉपिक्स हैं, 4 साल के जो पेपर्स हैं, उसको प्रॉपरली एनालाइज करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया है मैंने। तो यहाँ पे तुम 25 में देख पा रहे होगे कि डिमांड से कुछ क्वेश्चन नहीं था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना था, फिर उसके बाद इंडिफरेंस कर्व से एक क्वेश्चन था, कॉस्ट जैसे चैप्टर से एक क्वेश्चन निकल कर आया, और मार्केट स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन बना था। 2024 में अगर हम लोग देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक क्वेश्चन था, फिर उसके बाद प्रोडक्शन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और रेवेन्यू प्लस कॉस्ट के कंसेप्ट को मिलाकर एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल बना था। 23 की अगर हम लोग बात करें तो डिमांड जैसे चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन बना, फिर इन डिफरेंस कर्व में रिज लाइन और आइसो क्वांट का कंसेप्ट था एक, उसके बाद कॉस्ट से एक क्वेश्चन और मार्केट स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन। अब जैसे ही तुम 2022 में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि एक क्वेश्चन बना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जनरल एक क्वेश्चन बन गया हमारा, उसके बाद कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन, और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से एक क्वेश्चन बना। तो पैटर्न यहाँ पे तुम समझ पा रहे होगे कि उतना मतलब स्टैटिक नहीं है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आना फिक्स ही होता है। तो हमें यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, अगर हम लोग प्रॉपरली पढ़ ले और इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले तो हम वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी सेशन से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। बेसिक तो ये तुम्हें पता ही होगा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन इकोनॉमिक्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स हमें बताता है या हमें जानने में मदद करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक बिजनेस या गवर्नमेंट या एक नेशन, ओवरऑल कंट्री की भी बात हो सकती है यहाँ पे, वो
किसी भी चीज को चूज करते हैं, मेक चॉइसेस ऑन एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेस। अब तुम्हें यह चीज पता होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो काफी कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। पैसे की बात कर लो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसे होंगे, अनलिमिटेड पैसे होते भी नहीं है किसी के पास। अब तुम्हें कैसे उस पैसे को अलोकेट करना है अपने डिफरेंट नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, यही हमें इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वांट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत कहो तो अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है। एक वांट सेटिस्फाई होता नहीं है, दूसरा वांट अराइज हो जाता है। तुम अभी ग्रेजुएशन में होगे या ग्रेजुएशन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका, तुम्हारे बहुत सारे नीड्स होंगे यहाँ पे कि तुम्हें बाइक चाहिए या फिर स्मार्टफोन अच्छे अच्छे चाहिए, गैजेट्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे नीड्स होते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अलग नीड होता है, लेकिन जो तुम्हारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो कैसे हमें स्मार्टली उस लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। हर एक चीज के अंदर आएगा इकोनॉमिक्स के अंदर। हम प्रोडक्शन कैसे हमें करना है ये भी पता चलेगा, कैसे चीजों को कंज्यूम करना है, कैसे हमें अलोकेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ हमें अपने पैसे को कैसे ग्रो करना है ये भी हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। तो ओवरऑल अगर कहो तो इकोनॉमिक्स जो है हर चीज से डील करने में मदद करता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे रिसोर्स को कैसे अलोकेट करना है हमें ये हमारा इकोनॉमिक्स बताता है। अब जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, तुम देख रहे हो, अब इसके पास 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है, इसके पास दो ऑप्शंस है, मूवी टिकट ले सकता है, मूवी देखने को जा सकता है, या फिर कुछ नोटबुक परचेज कर ले, ठीक है, 50-100 के कुछ नोटबुक ले ले। तो अब यहाँ पे बेचारा कंफ्यूज्ड है कि क्या मुझे कैसे स्पेंड करना है अमाउंट, सो दैट मेरे जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। मतलब कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट और नेशन किसी चीज को चूज करती है, ठीक है, वो हमें कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी यहां तक। अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रॉब्लम होता है ना चॉइस का, ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ये हर एक इकोनॉमी फेस करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा नेशन इंडिया फेस करेगा, यूएस जैसी कंट्री, चाइना, कोई भी कंट्री हो उसको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। तीन प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉरी, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है वो तीन मेन कारणों की वजह से अराइज होती है। पहला, हमारे जो वांट्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। दूसरा, देखो कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास स्कैर्स हैं, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। तीसरे की बात करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना उसके यूजेस जो है वो अल्टरनेटिव है। मतलब हम एक लैंड पे चाहे तो घर भी बना सकते हैं या एक लैंड पे चाहे तो खेती भी कर सकते हैं। जैसे उस बच्चे के पास अभी लास्ट स्लाइड में तुमने देखा कि उसके पास 100 रुपए थे, वो मूवी देखने को भी जा सकता है या एक नोटबुक भी परचेज कर सकता है। तो हमारे जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है और उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव तरीके हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे इकोनॉमी में, स्कैर्स रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट और अल्टरनेटिव यूजेस, और हर एक इकोनॉमी को ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कुछ हमारे एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशंस के बारे में। यहाँ पे मैं 4 एक्सपर्ट्स को कवर करूंगा, 4 इकोनॉमिस्ट को कवर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे एडम स्मिथ की, जिन्होंने दिया था वेल्थ डेफिनेशन। इनका क्या डेफिनेशन था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। डायरेक्टली भी कभी कभी स्टेटमेंट कोट करके तुमसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किस ऑथर ने दिया। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही, जो कह सकते हो सबसे पहला, ओल्डेस्ट क्लासिकल थिंकर्स हम कह सकते हैं इनको, सबसे पहला इन्होंने ये डिफिनेशन दिया था, जिन्होंने फोकस किया कि कैसे हमें वेल्थ को एक्यूमुलेट करना है। उन्होंने एम्फेसाइज किया फ्री मार्केट पे, सेल्फ इंटरेस्ट पे। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हुए, जैसे कि इन लोगों का कहना था, जो अदर इकोनॉमिस्ट इनको जिन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज करा, कि नैरो व्यू है, यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर को इनका डेफिनेशन इग्नोर कर रहा है एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। तो ये इनका क्रिटिसिज्म रहा था। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रख लेना। डेट्स, डेफिनेशन, किस पे इनका फोकस था, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, और क्रिटिसिज्म क्या रहा था। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। इनका था डेफिनेशन, वेलफेयर पे फोकस करता था, वेल्थ टू
ह्यूमन वेलफेयर। इनका जो फोकस था, जहां हमने देखा कि एडम स्मिथ का मेन एम्फसाइज था वेल्थ पे, लेकिन इनका जो है वेल्थ से शिफ्ट होके कहां पे गया, ह्यूमन वेलफेयर पे। इनका क्या डेफिनेशन था, इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी है किसकी, मैनकाइंड की, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये एग्जामिन करता है इंडिविजुअल के पार्ट को और उसके सोशल एक्शन को, ठीक है, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ द वेलबींग। मतलब अल्टीमेट यहाँ पे क्या इनका मकसद था कि कैसे हम लोगों की भलाई करेंगे, हमारे जो इंसान है उनके सोशल एक्शंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही चीज उनके अटेनमेंट से, जो भी उनकी मटेरियल नीड्स होती हैं, वेलबींग की जो नीड्स होती हैं, उससे वो कनेक्टेड होते हैं, उनके सोशल एक्शंस, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना है हमें, मटेरियल वेलबींग। कंज्यूमर यूटिलिटी पे इनका एम्फेसाइज था और कुछ क्रिटिसिज्म्स रहे, जैसे इन्होंने ओवर एम्फेसाइज कर दिया मटेरियलिज्म पे और नॉन मटेरियल वेलफेयर को तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया, तो ये इनका क्रिटिसिज्म रहा। अब एक भाई साहब वेल्थ पे फोकस करने गए तो वहां पे ह्यूमन वेलफेयर इग्नोर हो गया, अब यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर पे इन्होंने फोकस करा तो यहाँ पे मटेरियल वेलफेयर, नॉन मटेरियल वेलफेयर इग्नोर हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट थिंकर के बारे में। यहाँ पे लियोनेल रॉबिन्स 1932, इन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया, इन्होंने दिया स्कैरसिटी का डेफिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका क्या कहना था, इनका यह कहना था कि इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन के बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इंड्स एंड स्कैर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। इंड से क्या मतलब है, जो इनके वांट्स हैं, ह्यूमन के जो भी वांट्स हैं, ठीक है, और स्कैर्स हमारे जो रिसोर्स हैं। तो इनका क्या कहना था, सुनना जरा ध्यान से, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, वो देखता है कि कैसे जो वो उनके वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्स है जिसके की अल्टरनेटिव यूज है, वो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किसके बीच में, वांट्स और रिसोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को और उसके बीच का रिलेशनशिप को जानने की कोशिश करना, ये इनका डेफिनेशन था। इन्होंने साइंटिफिक और वैल्यू न्यूट्रल डेफिनेशन दिया था और इनका फोकस था स्कैरसिटी पे, चॉइस पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, ठीक है। क्रिटिसिजम्स भी थे, जैसे इन्होंने मैक्रो एस्पेक्ट को इग्नोर करा, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने नहीं की, पॉवर्टी की बात इन्होंने नहीं की, ग्रोथ की बात इन्होंने नहीं की। तो हर थिंकर्स के कुछ ना कुछ क्रिटिसिजम्स रहे। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें पॉल सैमुएल्सन की, तो इनका जो डेफिनेशन था वो ग्रोथ ओरिएंटेड था, ये चीज याद रखना। इनका डेफिनेशन कैसा था, ग्रोथ ओरिएंटेड। इनका क्या कहना था कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी, लोगों की, हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो दोनों पॉइंट्स पे हमें फोकस करना, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, टू एम्प्लॉय स्कैर्स और प्रोडक्टिव रिसोर्स जिसके की ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन नाउ, या फिर अभी अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर फ्यूचर के लिए रखो, अमंग द वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। तो इनका तुम समझ पा रहे होगे कि इनका ग्रोथ पे ज्यादा इंफेसाइज था। इन्होंने कहा कि रिसोर्स हमारे स्कैर्स हैं, हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, तो हम कैसे अपने वांट्स को या फिर हम अपने कैसे स्कैर्स रिसोर्स को प्रोडक्टिवली एलोकेट करें, जिसे कि हम या तो अभी कंज्यूम करें या तो फ्यूचर में कंज्यूम करें, ठीक है। तो इसके अंदर स्कैरसिटी आया, चॉइस आया, डिस्ट्रीब्यूशन आया, ग्रोथ की बात हुई, फ्यूचर प्लानिंग की बात हुई। तो इसको बोला जाता है मोस्ट कंप्रेहेंसिव मॉडर्न डेफिनेशन, अभी तक का सबसे कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन माना गया था। तो ये चीज जरूर याद रख लेना। तो क्या क्या हमें फोकस करना है, यहाँ पे मैंने सारा चीज मेंशन कर रखा है, ध्यान से देख लो। थिंकर्स यहाँ पे एडम स्मिथ का की फोकस क्या था, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्सन और पॉल सैमुएल्सन का क्या की फोकस था, अप्रोच किस टाइप का था, देख लोगे। एडम स्मिथ क्लासिकल अप्रोच, एल्फ्रेड मार्शल नियो क्लासिक, लियोनेल रॉबिन्सन पॉजिटिव और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते थे और पॉल सैमुएल्सन भाई साहब मॉडर्न और इंक्लूसिव अप्रोच की ओर जाते थे। की फोकस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना।
आई होप तुम्हें अभी तक जो भी चीजें मैंने समझाई तुम्हारे लिए वो क्रिस्टल क्लियर रहा होगा, तुम्हें कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। एक चीज याद रखना कि अभी तक तुमने जितने भी ये थिंकर्स के तुमने डेफिनेशंस देखे या जो भी इनका फोकस एरिया था, अप्रोचेस कैसे थे, सब घुमा फिरा के रिसोर्सेस और वांट्स पे ही जाते हैं। तो ये चीज क्रक्स है हमारा इकोनॉमिक्स का, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के नेचर के बारे में। नेचर बेसिकली क्या होता है? तो नेचर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कहो तो इकोनॉमिक्स का साइंटिफिक स्टेटस। जैसे तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मेरे भी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग तीन अलग अलग कैटेगराइजेशन या अलग अलग बेसिस पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और इकोनॉमिक एज अ आर्ट। और लास्ट में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है? सोशल साइंस, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, आर्ट और सोशल साइंस, ये तुम्हें बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। क्यों इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस बोला जाता है? सबसे पहले जैसे साइंस में एक हर चीज की सिस्टमैटिक वे होती है हर काम को करने की, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। तुम करोगे उसका फल भुगतोगे, आसान भाषा में समझना है तुम्हें। मॉडल्स की इस्तेमाल होगी, थ्योरीज यहाँ पे अप्लाई होगा, लॉज, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। इसके अंदर हम लोग प्रिडिक्शंस भी करते हैं, एनालिसिस भी करते हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर है? चलो अब देखना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइंसेस। अब साइंसेस पॉजिटिव भी साइंस हो सकता है, नॉर्मेटिव साइंस भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, बोथ आर्ट एंड साइंस भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइंस की बात करें तो पॉजिटिव साइंस की, तो पॉजिटिव में याद रखना जब तुम्हारे फैक्ट्स की बात हो, ठीक है? किसकी बात हो? फैक्ट्स की बात हो। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, फैक्ट्स की जब बात हो, एक्चुअल में जो हो, व्हाट इज, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो किया है, एक्चुअल फैक्ट की जब बात हो रहे हो। नॉर्मेटिव कहता है, ये सजेशन देता है, फैक्ट की बात नहीं करेगा, सजेशन देगा कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को टैक्स कम कर देना चाहिए। ये नॉर्मेटिव साइंस हो गया। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है? जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। और आर्ट्स एंड साइंस की बात करें ओवरऑल तो हमें ये टूल्स देगा, गाइडेंस देगा, जैसे पॉलिसीज बनाना है, बजट्स बनाना है। तो मेन हमें समझना किसे है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस को। अगर इसे और हम लोग डिटेल में बात करने की कोशिश करें तो हमारा जो पॉजिटिव साइंस या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो एक्चुअल डेटा फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, रिजल्ट्स को तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? सेफ होता है एंड बियॉन्ड डाउट एंड कैन बी प्रूव्ड साइंटिफिकली, क्योंकि यहाँ पे तुम फैक्ट्स की बात कर रहे हो, लॉजिकली तुम यहाँ पे बात कर रहे हो, ठीक है? रिजल्ट्स और स्टेटमेंट जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं और डजंट इंटेंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे ये कोई सजेशन नहीं दे रहा, सुझाव नहीं दे रहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं फैक्चुअल बात करूंगा। दिस इज आर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव की अगर बात करें तो ये तुम्हारे ओपिनियंस, वैल्यूज, सजेशंस, जजमेंट, इन पे बेस्ड होता है, इसका वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब तुमने बोल दिया सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए, किस बेसिस पे भाई बात कर रहे हो? नो वे टू टेस्ट द फिजिबिलिटी। रिजल्ट्स और स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, और ये कोशिश करता है कि सजेशन देने की कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। और समझ लेते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव कहता है इज, वॉज, विल बी, व्हेन प्राइसेस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेज, इसको तुम प्रूव कर सकते हो। नॉर्मेटिव कहता है आउट टू बी, शुड बी, जैसे यहाँ पे ये जो महिला ये कह रही है ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन, ठीक है? तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट होते हैं, किसी फैक्ट्स पे ये बेस्ड नहीं होगा, प्रिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव। तो आई होप तुम्हें पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। सही है? चलो अब बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एज अ आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कला, ठीक है? कोई ड्राइंग करना, वो क्या है? कला ही है। तो इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट की तरह है जहां पे उन थ्योरीज को प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं। प्रोवाइड टूल्स, ये हमें टूल्स प्रोवाइड करता है टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एक्चुअल में तुम्हारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है तुम्हें ये कौन बताएगा? आर्ट्स। जैसे बजटिंग टेक्निक्स हो गए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, प्राइस कैसे कंट्रोल करना है, टैक्सेशन, सब्सिडीज, ये सारी चीजें आर्ट्स के अप्रोच से लिया गया है और इकोनॉमिक्स भी उसी अप्रोच को फॉलो करता है। क्या इकोनॉमिक्स सोशल साइंस हो सकता है? बताओ। यस। क्यों? क्यों सोशल साइंस हो सकता है? क्योंकि ये भी ह्यूमन वांट से ही तो डील करता है। सोशल साइंस क्या है? सोसाइटी, आपके सोशल एक्शंस, ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियर, तो सब चीज तो इकोनॉमिक्स में होती है। चॉइसेस की बात होगी, सोशल में भी वही होता है।
ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियर, इन्फ्लुएंस फ्रॉम कल्चर, पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये सारी चीजें सोशल साइंस में आता है। तो हाँ, हमारा सोशल साइंस भी, हमारा इकोनॉमिक्स भी एज अ सोशल साइंस हो सकता है। क्लियर है यहां तक? चलो, अब हम लोग बात करेंगे स्कोप के बारे में। स्कोप का मतलब होता है रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या आसान भाषा में कहो तो दायरे, तुम्हारी क्या कैपेसिटी है, इकोनॉमिक्स की क्या कैपेसिटी है, कि कहां तक कौन कौन से वो सब्जेक्ट मैटर्स को कवर करता है। दिस इज आवर स्कोप। तो इसमें सबसे हम लोग पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल स्कोप के बारे में, मार्शल के अकॉर्डिंग। यहां पे 4 मेजर एक्टिविटीज पे फोकस किया गया है। ट्रेडिशनल स्कोप क्या कहता है ये सुनना। कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंजम्पशन यूटिलिटी आएगा, लॉ ऑफ डीएमयू आता है, इनडिफरेंस कर्व आता है। प्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म तो हमारा हो गया, फिर लॉन्ग रन हो गया प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल बेसिकली। एक्सचेंज की बात होगी, जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, ऑलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, डुओपोली। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट की बात करेंगे, वेजेस की बात करेंगे, इंटरेस्ट की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है ना, तुम देखोगे कहीं ना कहीं इसी चीज पे ही बेस्ड है। ट्रेडिशनल स्कोप को पे ज्यादा इंफेसाइज है ना। रेंट थ्योरी, वेजेस थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करना, यूटिलिटी, सारी चीजें वही दे रखी है हमारे सिलेबस में। मॉडर्न स्कोप की अगर हम लोग बात करेंगे तो सैमुएल्सन भाई साहब आएंगे यहाँ पे। उनका इनकम्पास क्या करना, मतलब उनका माइक्रो मैक्रो दोनों को लेकर चलना है। उनका कहना है कि माइक्रो इंडिविजुअल फॉर्म की बात करेगा, जिसके अंदर प्राइस डिटरमाइन करेंगे, रिसोर्स एलोकेट करेंगे, डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई, कॉस्ट, ये सारी चीजें। मैक्रो इकोनॉमी को एज अ होल देखते हुए चलेगा, पूरे नेशन की बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, बजट की बात होगी। हर एक चीज मैक्रो में इसमें आ जाती है। ओवरऑल नेशन की जब बात आएगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखता है कि इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। जैसे यहां पे तुम समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल है, ठीक है, तुम्हारे जो भी खर्चे हो रहे हैं ये हमारा क्या है, माइक्रो के अंदर आ जाएगा। अब ओवरऑल अगर हम देखें, गवर्नमेंट, कंट्री, पूरे भारत के हर एक व्यक्ति की अगर बात होती है तो दैट इज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहां पे हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीएनपी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रॉपर एक डिफरेंस चार्ट देख लो, तुम्हें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये डील करता है किससे, डिसीजन मेकिंग से, सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल से, जैसे डिमांड की बात करेगा, प्राइस की बात करेगा, कंज्यूमर की बात करेगा। स्कोप जो होता है इसका नैरो होता है। मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है ये एवरेज, एग्रीगेट की बात करता है, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करेगा, इसका स्कोप भी वाइडर होगा। आसान सी बात है, जब आप नेशन की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि स्कोप ज्यादा होगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक सोसाइटी में बहुत सारी फैमिली रहती है। जब तुम अपनी फैमिली की बात करो, दिस इज माइक्रो, है ना। अगर हम पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, दिस इज आर मैक्रो। तो ऐसे ही तुम लेकर चलो, जब एक इंडिविजुअल फर्म की बात हो तो वो हमारा माइक्रो। अब तुम्हारे घर का स्कोप थोड़ा नैरो होगा और सोसाइटी की स्कोप की बात करोगे तो वाइडर होगा, है ना। चलो, तो अब इन दोनों को यहां पे हम लोग अच्छे से और समझ लेते हैं। इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक के रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि हमें ये नेशनल इनकम में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी भी बात करता है। इट डील्स विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट डील्स विद द फ्लो ऑफ वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, देख लेना इसको एक बार। अब आज के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस डिसीजंस। आसान भाषा में समझना, इकोनॉमिक थ्योरी क्या होता है। इकोनॉमिक थ्योरी वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे कंसेप्ट्स हैं, या फिर वो सारे टूल्स हैं जो कि हमें बताता है कि कैसे एक इकोनॉमी फंक्शन करती है या एक इकोनॉमी वर्क करती है। ये हमें समझने में मदद करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल, फर्म, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कैसे उन्हें रिसोर्सेस को एलोकेट करना है। ठीक है, अब बिजनेस की जब बात होगी तो यही थ्योरीज मदद करती हैं प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में, कितना प्रोडक्शन करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ हायर करना है, कैसे हमें हायरिंग करनी है। तो ये इकोनॉमिक थ्योरीज हमें मदद करती है इसमें। तो इकोनॉमिक थ्योरी आसान भाषा में अगर समझे तो ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है जो कि हमें इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है,
प्राइस, डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, कॉस्ट, इसके बीच में कैसा रिश्ता है, इसी को समझने में हमें मदद करेगा इकोनॉमिक थ्योरीज। इसके अंदर सारे टूल्स आ जाएंगे, फॉरकास्टिंग टूल्स हो गए, मॉडल्स आ जाते हैं कि कैसे हमें उन मॉडल से कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना है, गाइडलाइंस आती हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ओवरऑल समझो ये एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है, एक रूल है, एक गाइडलाइन है। समझ गए? अब बात करते हैं बिजनेस डिसीजन की बात। तो बिजनेस डिसीजन क्या है? एक बिजनेस मैनेजर के द्वारा लिया गया डिसीजन या किया गया चॉइस। अब बिजनेस डिसीजन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस के? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, मार्केट शेयर को बढ़ावा देना और एफिशिएंसी को। तो इसमें हमारे कौन मदद करेंगे? हमारे इकोनॉमिक थ्योरीज ही मदद करती हैं। क्लियर है? एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम्हें एक प्राइस की डिसीजन लेना है, प्राइसिंग डिसीजन की बात होगी। एग्जांपल से देखना, एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है। अगर वो प्राइस को बहुत ज्यादा सेट कर देती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि आप पहले से ही मार्केट में नए हो और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। अगर वो प्राइस को बहुत कम रख देती है तो उसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे कौन सा इकोनॉमिक थ्योरी यूज होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और डिसीजन क्या होगा हमारा? स्टडी द इलास्टिसिटी टू फिक्स अ प्राइस दैट बैलेंस द वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से हम एक बैलेंस बनाएंगे वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में। नहीं समझ आया? दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हायरिंग डिसीजन। एक फैक्ट्री है, वो दो ज्यादा, एक मतलब पहले भी वर्कर्स है, दो और वर्कर्स लाना चाहती है। तो यहां पे वो कौन सी थ्योरी यूज करेगी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ लेबर यूज करेगी। डिसीजन क्या होगा कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम हायरिंग एक्सीड्स द वेज, हायरिंग एक्सीड्स द वेज, हायर अदरवाइज डोंट। अगर आपका हायरिंग करने से मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ेगा तो हायर करो, अदरवाइज मत करो। चलो एक और से समझते हैं। अगर आपको एक नया मार्केट में एंटर करना है, इसके एग्जांपल से समझते हैं। एक स्मार्टफोन ब्रांड है जो कि प्लान कर रही है कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंटर करेगी, तो यहां पे उसको गेम थ्योरी को इस्तेमाल करना होगा या फिर ओलिगोपॉली के मॉडल्स को देखना होगा। उसके माध्यम से क्या करेगी? वो कंपिटिटर्स के रिएक्शन को स्टडी करेगी या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स अप्लाई करके वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आउटकम्स क्या होने वाले हैं फ्यूचर में। तो ऐसे ही हम इन इकोनॉमी थ्योरीज का, इन मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस डिसीजन में। यही हमारा टॉपिक बताता है। समझ गए? अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस की। कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। आपको सबसे पहले फोरकास्ट करने में, बिजनेस को फ्यूचर डिमांड पता करने में, प्राइस ट्रेंड जानने में मदद करेगी। कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है ये जानने में मदद करेगी। प्राइस कैसे डिटरमाइन करना है, इन्वेस्ट कहां पे हमें करना है, ठीक है, क्या डिसीजंस लेने हैं, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। क्या क्या टूल्स है सर? देखो, मार्जिनल एनालिसिस है, ठीक है, मार्जिनल एनालिसिस है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, गेम थ्योरीज है। ठीक है, इस पे डिटेल में कभी और बात होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम इसको स्किप ही कर दो। एक बार इनके एप्लीकेशंस को रीड कर लेना। मैं तुम्हें एक टॉप लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। तुम यूट्यूब पे उठा के किसी का भी माइक्रो का लेक्चर देख लो एमकॉम एंट्रेंस के लिए, इतना क्रिस्प कंटेंट तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो कंप्लीट कोर्स में तो कंप्लीट कोर्स के लिए बिल्कुल जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, और पढ़ाई को स्टार्ट करो। लिमिटेशंस एक बार देख लेना। लिमिटेशंस की बात करें तो एजम्पशंस जो है, जरूरी नहीं है कि वो, तुम जो एजम्पशंस बना रहे हो जरूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटीज को दर्शाए ही, हो सकता है एक्चुअल में कुछ और हो। ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्नल शॉक्स भी आ सकते हैं, लाइक अगर किसी कंट्री में वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है दूसरे नेशन के साथ, तो उस टाइम पे तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें फेस, तुम्हारे ये जो तुमने थ्योरीज होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। पेंडेमिक का सिचुएशन ले लो, जैसे कोविड-19 के सिचुएशन में बहुत सारी चीजें तुमने देखी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर डिसीजन के बीच में और रिजल्ट के बीच में टाइम लैग होता है, टाइम में डिले होता है, तो दिक्कत यहां भी तुम्हें आएगी। ठीक है, क्लियर? अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज के क्लास से रिलेटेड। लाइक यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे असर्शन रीजन रखा है। असर्शन कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है ये नॉर्मेटिव साइंस है that deals only with what should be। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस पे ही वो अप्लाई हो। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट।
वैल्यू जजमेंट एंड पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, पॉलिसी सजेशन, यहां पे क्या कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो बिल्कुल सही। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, असर्शन तो हमारा गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। बेसिक क्वेश्चन था, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड। अब मैच करो यहां पे, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्सन, पॉल सैमुएल्सन। एडम स्मिथ का क्या कहना है, एडम स्मिथ साइंस ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, बताओ। बेसिक सा क्वेश्चन है, एडम स्मिथ शायद साइंस ऑफ वेल्थ से रिलेटेड है। अल्फ्रेड मार्शल की अगर बात की जाए तो इनका हो जाएगा मटीरियल वेलफेयर। लियोनेल रॉबिन्सन की बात करें तो साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस, और पॉल सैमुएल्सन की बात करें तो साइंस ऑफ डायनामिक चॉइसेस। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, आंसर देखते हैं। चलो इसका राइट आंसर यही। फिर से पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दोनों के बीच में इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो दोनों के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन से डील करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से। भाई साहब ये तो यही गलत हो गया, आपने उल्टे बताया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट देता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट को अवॉइड करता है, फिर से गलत हो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से डील करता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वैल्यू बेस्ड डिसीजन आते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, बोथ आर सेम इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नो, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये सी प्रॉपरली बात कर रहा है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की बात करेगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट की बात करता है। क्लियर। क्वेश्चन 4 की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये प्राइमरली कंसर्न्ड है विद द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ये फोकस करता है डिसीजन मेकिंग पे एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंज्यूमर। बिल्कुल सही। जब भी बात होगी बिजनेस, बिजनेस क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कौन होगा, माइक्रो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो के प्रिंसिपल्स को, माइक्रो के कंसेप्ट्स को, माइक्रो के मॉडल्स को, या फिर कहो तो उसके टूल्स को इस्तेमाल करेगा, और इसमें डिसीजन मेकिंग होती है इंडिविजुअल लेवल पे। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है। चलो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच टाइप का। प्राइसिंग डिसीजन, रिसोर्स एलोकेशन, कॉस्ट कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन अभी हमने देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के माध्यम से हो पाएगा। रिसोर्स एलोकेट हमें करना है, कॉस्ट कंट्रोल तो मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखेंगे, और आखिर बचा हमारा रिसोर्स। तो सारा सीधा सीधा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आसान क्वेश्चन था ये, समझ आया। आई होप अभी तक तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी तुम्हें मैंने आज कंसेप्ट्स करवाए, क्लासेस पढ़ाया, हर एक चीज तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये 30 से 35 मिनट का ड्यूरेशन तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहेगा। अब जो भी तुम्हें मैंने बताया इस पर अपने शॉर्ट नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लेना। क्लासेस में तुम्हें ये पीपीटीज मिल जाएंगी, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच के लिए वो आइए, बैच को ज्वाइन करिए। आई होप तुम्हें क्लासेस अच्छी लग रही होंगी अभी तक, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी तुम्हें बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर तुम्हें कोर्स की फैसिलिटीज देखनी है तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, क्या क्या कोर्स के अंदर मिलेगा, क्या स्ट्रक्चर है कोर्स का, कौन से टीचर तुम्हें क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, इस पे हमने प्रॉपर चर्चा करा है। तो जाओ फटाफट से बैच को ज्वाइन करो, बहुत कम टाइम तक ये ऑफर तुम्हें अभी देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट्स इनरोल करना शुरू कर चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। जाओ फटाफट ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट और टॉप नॉच लेवल पे ले जाओ। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।